अच्छा, आज हम बात करेंगे सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन की। तो सबसे पहले सेल की डेफिनेशन। तो सेल जो है वो स्मॉलेस्ट यूनिट दैट इज़ कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग लाइफ फंक्शन। तो सेल एक छोटा सा यूनिट है, ठीक है, जिसे हम खाली आंख से देख भी नहीं सकते, लेकिन उसमें इतनी काबिलियत है, वो इस काबिल है कि ज़िंदगी के तमाम अफ़ाल को वो परफॉर्म करता है। किसी भी इंसान की, किसी प्लांट की या किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म की जो पूरी बॉडी है उसको एक सेल के थ्रू ही कंट्रोल किया। जो उस सेल में इतनी पावर होती है कि उस बॉडी में वो तमाम उस बॉडी के फंक्शन परफॉर्म कर सकते। जैसे ये देखें, प्लांट स्टेम का सेल है, रेड ब्लड सेल है हमारा, फिर अमेबा का सेल है यूनिसेलर, जो बैक्टीरिया है माइक्रो ऑर्गेनिज्म उसका सेल है, और फिर नर्व सेल है। देखें, ये सारे जो है ना वो कुछ सेल हैं। अब सेल जब डिस्कवर कैसे हुआ, माइक्रोस्कोप एंड सेल्स। तो सेल जो है ना 16 की दहाई में, यानी 1665 में जो थे, रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर किया था। अब ऑन्टोन वैन ल्यूक हुक ने फर्स्ट डिस्क्राइब लिविंग सेल एज सीन थ्रू ए सिंपल माइक्रोस्कोप। तो ये अंटोन वैन लिविन हुक जो थे, इन्होंने सबसे पहले सेल को एक माइक्रोस्कोप के अंडर देखा और सेल को डिस्कवर किया। माइक्रोस्कोप और एंड सेल। अब रॉबर्ट हुक जो थे ना, फर्स्ट उन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को यूज़ किया। वी थिनली स्लाइस्ड कॉर्क सेल। कॉर्क एक लकड़ी का सेल था, एक लकड़ी थी, डेड लकड़ी। कॉर्क एक ब्लैक सी लकड़ी पड़ी होती है असली अक्सर लेबार्ट्री में। तो उसमें उन्होंने देखा, और उन्होंने देखा कि वो उसमें छोटे छोटे जो है ना, वो जिस तरह छत्ता होता है ना बीज का, ठीक है, कॉम लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, उसमें छोटे छोटे, उस तरह उन्होंने कहा जी कि छोटे छोटे खाने हैं जिनको सेल कहते हैं। कंपाउंड स्कोप्स यूज ए सीरीज ऑफ लेंसेज टू मैग्नीफाई इन स्टेप्स। अब इसके बहुत से लेंस जो आ गए हैं ताकि आप और चीज़ों को बड़ा करके देख सकते हैं। हुक वाज द फर्स्ट टू यूज़ द टर्म सेल। तो हुक ने उसको फिर सेल का नाम दिया। माइक्रोस्कोप एंड सेल्स। अब 1830s में क्या हुआ, माथियस शेल्डन आइडेंटिफाइड द फर्स्ट प्लांट सेल्स एंड कंक्लूडेड दैट ऑल प्लांट्स आर मेड अप ऑफ सेल्स। तो मैथियस शेल्डन ने, उन्होंने फर्स्ट जो है ना 1830s में सेल को देखा, प्लांट सेल को, और उन्होंने कहा कि जो प्लांट है वो सेल्स का बना हुआ है। तो उसके बाद थॉमस शवान ने मेड द सेम कंक्लूजन अबाउट एनिमल सेल। यानी शील्डन ने प्लांट में देखा और शिवान ने जो है वो एनिमल सेल देखा, और इन दोनों ने फिर जाकर मिलके सेल थ्योरी भी दी। सेल थ्योरी, ऑल लिविंग थिंग्स आर मेड अप ऑफ वन और मोर सेल्स। कि जो भी तमाम जिंदा चीज़ें हैं वो एक या एक से ज़्यादा सेल्स की बनी हुई हैं। सेल्स आर द स्मॉलेस्ट वर्किंग यूनिट ऑफ लिविंग थिंग्स। तो सेल ही वो छोटी जो है इकाई हैं जो तमाम ज़िंदगी के लिविंग जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके वर्किंग यूनिट्स हैं, जो उनके तमाम अफ़ाल परफॉर्म करते हैं। ऑल सेल्स कम फ्राम प्री एग्जिस्टिंग सेल थ्रू सेल डिवीजन। तो सेल कोई न्यू नहीं बनते, एक पहले सेल होता है वही डिवाइड होता है, उसी के डिवीजन के थ्रू बनते हैं। ये देखें, इन्हें दिखाया हुआ एक सेल था, वो बन बन के एक पूरा पैरट बन गया, यानी एक पूरा ऑर्गेनिज्म बन गया है। नंबर ऑफ सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म में भी यूनिसेलर। अब यूनिसेलर, यूनि का मतलब होता है एक, सेलुलर मतलब सेल, एक सेल के जो बने हुए हैं, कंपोज्ड ऑफ वन सेल। यानी जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है मोस्टली वो यूनिसेलर हैं या कुछ एलजी हैं। और मल्टी सेलर मेड अप ऑफ मैनी सेल्स। तो और जो मल्टी सेलर है, मल्टी का मतलब ज़्यादा है, तो ज़्यादा सेल के जो बने हुए हैं वो मल्टी सेलर हैं। सेल्स कैन बी यूक्रियाटिक और प्रोक्रियाटिक। अब सेल यूक्रियाटिक भी हो सकते हैं, प्रोक्रियाटिक। प्रो का मतलब होता है बिफोर न्यूक्लियस, यानी जिनमें प्रॉपर न्यूक्लियस डेवलप नहीं होता, बहुत प्रीमिटिव, बहुत पहले किस्म के जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, जैसे बैक्टीरिया डू नॉट हैव ए न्यूक्लियस और ऑर्गेनेलिस। इनमें कोई वाजिया सेल की न्यूक्लियस भी नहीं होता, ऑर्गेनेलिस भी नहीं होती, जो प्रोक्रियाट्स हैं। प्रो का मतलब होता है बिफोर, और क्रियाट्स में न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से पहले। उसके बाद यू क्रियाट, यू का मतलब होता है ट्रू, क्रियाट्स का मतलब न्यूक्लियस। इनमें क्या होता है, हैव ए न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनालिस। यूक्रियाट्स में न्यूक्लियस भी होता है और ऑर्गेनालिस भी होते हैं। इनमें फिर आयरल जो है एनिमल्स हैं वो आ जाते हैं, प्लांट्स हैं जैसे फंजाई एनिमल्स है, प्रोटिस्ट है। ऑर्गेनालिज ऑफ सेल स्ट्रक्चर दैट हैव ए स्पेसिफिक फंक्शन एंड आर सराउंडेड बाय ए मेम्ब्रेन दैट आर फाउंड इन यूक्रियाट्स ओनली। तो ऑर्गेनालिज जो है ना वो सिर्फ यूक्रियाटिक सेल में पाई जाती है, प्रोक्रियाटिक सेल में ऑर्गेनालिज जो हैं वो अब्सेंट होती हैं। इसमें क्या होता है, एक ऑर्गेनाली जो है ना एक स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म कर रही होती है और इसके इर्द गिर्द मेम्ब्रेन होती है। जैसे अब क्या है, ये है क्लोरोप्लास्ट है, ठीक है, उसके बाद ये हो गया, फिर इसमें हो गया एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं ना, ये फिर माइटोकॉन्ड्रिया, ये परफॉर्म करती हैं स्पेसिफिक फंक्शन। अब प्रोक्रियाटिक और यूक्रियाटिक में क्या डिफरेंस है। तो प्रोक्रियाटिक जो होता है ना वो बड़ा सेल होता है, यूक्रियाटिक जो है वो, यूक्रियाटिक जो होता है वो बड़ा सेल होता है, प्रोक्रियाटिक स्मॉल सेल होता है, यानी 1/10 होता है। एक हिस्सा जो होता है ना वो प्रोक्रियाटिक इतना छोटा होता है, और 10 इस टाइम्स जो है ना वो लार्जर होता है जो
यूकैरियोटिक सेल होता है। प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, इसमें मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज नहीं होती, जबकि जो यूकैरियोटिक है उसमें ऑर्गेनेलिज होती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट है, यूकैरियोटिक में प्रेजेंट है, ठीक है। फिर न्यूक्लियस प्रेजेंट है, फिर जो है इसी तरह और जो हैं ये, जबकि जो इसमें एब्सेंट है, इसमें माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है, देन एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं है, तो ये जो है इनमें डिफरेंस है। फिर इसमें जो यूकैरियोटिक है इसमें देखें माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, गाल्गी ऑपरेटर्स हैं, सिलिया है, फिर राइबोसोम्स वगैरह, जबकि प्रोकैरियोटिक में सिर्फ राइबोसोम्स है, फिर साइटोप्लाज्मिक बाहर मेम्ब्रेन है, अंदर कैप्सूल है, सेल वॉल है बस, और साइटोप्लाज्म है, ठीक है। तो ये दोनों में डिफरेंस है मेम्ब्रेन बॉन्डेड का। अब प्रोकैरियोटिक सेल बिलीव टू बी द फर्स्ट सेल्स टू इवॉल्व, तो प्रोकैरियोटिक ये समझा जाता है कि पहला सेल है जो आया है, इवॉल्व हुआ है, यानी बहुत बेसिक है, लैक का मेम्ब्रेन बॉन्ड और न्यूक्लियस एंड ऑर्गेनेलिज। इसमें कोई ऐसी ऑर्गेनेलिज होती हैं जिनके इतनी मेम्ब्रेन बॉन्डेड नहीं होती, मेम्ब्रेन्स नहीं होती, ऐसे ही देखें वो पड़ा हुआ है सेंटर में जो है ना दागों की तरह, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर की टाइप में, न्यूक्लियाइड और वगैरह साइटोप्लाज्म में। जेनेटिक मटेरियल इज़ फ्री इन द साइटोप्लाज्म, जेनेटिक मटेरियल जो होता है जिस तरह यूकैरियोटिक में न्यूक्लियस में होता है, इसमें इसी तरह धागे की तरह पड़ा हुआ है। राइबोसोम्स आर ओनली अदर सेल स्ट्रक्चर, राइबोसोम्स ही सिर्फ जो हैं वो और दूसरे स्ट्रक्चर में आते हैं। यूकैरियोटिक में दो मेजर टाइप्स हैं, प्लांट्स और एनिमल सेल्स। अब प्लांट्स और एनिमल सेल में क्या है, प्लांट में न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होता है क्योंकि प्लांट्स का जो होता है ना वैक्यूल वो बड़ा होता है, जबकि एनिमल में न्यूक्लियस जो होता है वो सेंटर में होता है और वैक्यूल जो होता है वो थोड़ा छोटा होता है। और प्लांट में बाहर जो होती है वो सेल वाल होती है, जबकि एनिमल में सेल वाल नहीं होती, ठीक है, सेल वाल एब्सेंट होती है। तो ये कुछ डिफरेंस है। फिर प्लांट में क्लोरोप्लास्ट होता है जबकि एनिमल में क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। तो ये बाकी सारा कुछ सेम ही है, बाकी सारे ऑर्गेनेलिज प्रेजेंट है, सिर्फ ये होता है कि न्यूक्लियस थोड़ा साइड पे होता है क्योंकि वैक्यूल प्लांट सेल में बड़ा होता है, एनिमल में जो छोटा होता है वैक्यूल। और प्लांट सेल में जो होता है क्लोरोप्लास्ट होता है जो सब्ज़ कलर देता है, और फिर प्लांट में सेल वाल होती है, ठीक है। सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, अब सेल वाल क्या है, फाउंड आउटसाइड ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इन प्लांट सेल एंड बैक्टीरिया ओनली। अब सेल वाल सिर्फ बाहर प्रेजेंट है, सिर्फ प्लांट सेल में पाई जाती है। कंटेन सेल लोज दैट प्रोवाइड सपोर्ट रिजिडिटी एंड प्रोटेक्शन, ये भी इन स्ट्रक्चर को प्रोवाइड करती है। सेल मेम्ब्रेन जो होती है ना वो करती है, प्रोटेक्ट करती है, लेकिन ये भी जो है ना इन स्ट्रक्चर को सपोर्ट करती है और रिजिडिटी और प्रोटेक्शन देती है। ये प्लांट सेल को ब्रस्ट होने से बचाती है। उसके बाद आती है दूसरी सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन दोनों में प्रेजेंट होती है, प्लांट्स और एनिमल्स में। सिर्फ प्लांट सेल में अंडर द होती है सेल वॉल, जबकि एनिमल सेल में जो होती है आउटर मेम्ब्रेन आउट होती है, आउटर मेम्ब्रेन जो होती है वो मेम्ब्रेन होती है। डबल लेयर होती है, बाई लेयर, यानी इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स की बाई लेयर होती है जिसमें प्रोटीन्स होती हैं, प्रोटीन्स एम्बेडेड होती हैं और प्रोटीन्स फ्लॉट करती हैं लाइक आसपास। प्लांट्स और बैक्टीरिया में जो है ना ये दोनों में सेल वाल के अंदर होती है, जबकि एनिमल में ये पहली लेयर होती है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जेल लाइक मिक्सचर होता है इनसाइड द सेल, सेल के अंदर जो होता है ना साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म एक बड़ा सेल वाल के अंदर जो है ना, सेल वाल के अंदर और न्यूक्लियस तक, न्यूक्लियस को छोड़ के सेल वाल, सेल मेम्ब्रेन के अंदर जितना भी पार्ट है वो सारा साइटोप्लाज्म कहलाता है। जेल लाइक मिक्सचर होता है, ठीक है, फ्लूइड होता है इसमें, और सराउंडेड होता है सेल मेम्ब्रेन के थ्रू। इसमें क्या होता है, सेल स्ट्रक्चर होते हैं, ऑर्गेनेलिज होती हैं जो अपने फंक्शन कैरी करती हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस वगैरह। ये मीडियम प्रोवाइड करता है तमाम ऑर्गेनेलिज को कि टू परफॉर्म देयर फंक्शन और केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस होते हैं। उसके बाद आता है न्यूक्लियस, न्यूक्लियस सेंटर में मोस्टली प्रेजेंट होता है। प्रोकैरियोटिक में तो ये सिंपली एक रीजन होता है और उसमें क्रोमोसोमल डीएनए लोकेटेड होता है एक, जबकि सिंगुलर सर्कुलर क्रोमोसोम्स होता है, ठीक है। और स्मॉलर सर्कल्स ऑफ डीएनए क्लास कॉल्ड प्लाज्मिड आर आल्सो लोकेटेड इन साइटोप्लाज्म। इसमें जो बैक्टीरिया वगैरह या जो प्रोकैरियोट्स हैं उनमें डीएनए जो होते हैं वो प्लाज्मिड्स की तरह होते हैं, जिनको आप साइटोप्लाज्म में ही पाया जाता है। अब उसके बाद आते हैं राइबोसोम्स। राइबोसोम्स जो होते हैं ना वो ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ईच सेल कंटेन थाउजेंड्स, इसमें वो थाउजेंड्स राइबोसोम्स होते हैं हर सेल में। ये प्रोटीन बनने में हेल्प करते हैं। जब ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ अटैच होते हैं तो उसको रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बनाते हैं और ये प्रोटीन में हेल्प करते हैं, और ये उस रफ एंडोप्लाज्मिक के थ्रू जो है ना पूरे सेल में फ्लॉट करते रहते हैं। अब ऑर्गेनेलिज जो मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेलिज उनमें आते हैं न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस सेंटर में कंट्रोल सेंटर है मोस्टली, और ये सेंटर में एनिमल सेल के सेंटर में पाया जाता है, प्लांट सेल के साइड पे पाया जाता है। ये सारी एक्टिविटीज़ डायरेक्ट करता है, कंट्रोल करता है। इसमें जो होता है ना पूरा मैसेज होता है बॉडी का। कंटेन द जेनेटिक मटेरियल डीएनए, जेनेटिक मटेरियल डीएनए इसमें होता है कि जिसके थ्रू जो है ना इंफॉर्मेशन अगली नस्लों में मुंतकिल होती है।
सेपरेटेड फ्रॉम साइटोप्लाज्म बाय न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। और ये साइटोप्लाज्म से अलग होता है, यानी साइटोप्लाज्म बाकी सारा पार्ट होता है और ये एक अलग चीज़ होती है। इसके इर्द गिर्द जो होती है ना बॉल लाइक स्ट्रक्चर होता है और इर्द गिर्द इसके जो अंत है ना वो इन्वेलप होता है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, अब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो मेम्ब्रेन के अराउंड जो वॉल होती है या जो होती है मेम्ब्रेन होती है उसको न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहते हैं। ये न्यूक्लियस को सराउंड करती है और सेपरेट करती है डीएनए फ्रॉम साइटोप्लाज्म के। न्यूक्लियस को जो है ना साइटोप्लाज्म वगैरह से सेपरेट करती है। मेड ऑफ 2 लेयर्स, इसमें 2 लेयर्स होती हैं, बाई लेयर्स होती हैं, यानी ओपनिंग कॉल्ड पोर्स अलाउ सम मटेरियल टू एंटर एंड लीव न्यूक्लियस। तो कुछ चीज़ों को जो होता है ना इसमें कुछ जो मेम्ब्रेन है इसमें कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, सुराख होते हैं जो सिर्फ कुछ सिलेक्टिव चीज़ों को अंदर जाने देते हैं जिनकी ज़रूरत होती है और कुछ चीज़ों को न्यूक्लियस से बाहर निकाल देते हैं। उसके बाद आता है क्रोमैटिन। क्रोमैटिन अंदर डेंस मटेरियल होता है न्यूक्लियस में जेनेटिक मटेरियल डीएनए ऑफ सेल इन इट्स नॉन डिवाइडिंग स्टेट। तो इसमें क्या होता है कि डीएनए जब नॉन डिवाइडिंग स्टेट हो, जब वो इकट्ठा गुच्छा सा बना हुआ हो, तब वो जो होता है ना अनकॉइल्ड हो क्रोमोसोम्स, उसमें उसे क्रोमैटिन कहते हैं। कंटेन इंस्ट्रक्शन फॉर ट्रेड्स एंड करैक्टरिस्टिक। तो इसमें जो होते हैं ना सारे इंस्ट्रक्शन होती हैं, प्रोटीन कैसे बनेगी और ट्रेड बॉडी कैसी होगी, आइज कलर कैसे होगा, ये सारी चीज़ें। अब न्यूक्लियोलस डार्क स्टेनिंग स्ट्रक्चर इन द न्यूक्लियस। ये देखें न्यूक्लियोलस दरमियान में है, थ्रेड जो है ना एक रस्सी का गुच्छा टाइप बना हुआ है, ठीक है, डार्क है, बहुत ज़्यादा कलरफुल है और स्टेन हुआ है। मार्क मेक्स राइबोसोम्स दैट मेक प्रोटीन। तो ये वो राइबोसोम्स बनाता है जो प्रोटीन बनाने में हेल्प करते हैं। उसके बाद रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 तरह के होते हैं, एक रफ होता है एक स्मूथ होता है। जो रफ होता है उसके साथ ये देखें ये ब्लैक से लगे हुए हैं ना ऊपर वॉल के, तो इनको कहते हैं ये राइबोसोम्स इसके साथ अटैच है। नेटवर्क ऑफ कंटिन्यूस सैक्स स्टडेड विद राइबोसोम्स। तो ये सैक्स थैलियाँ जो होती हैं जिनके साथ जो है ना राइबोसोम्स अटैच होते हैं। इंटरनल डिलीवरी सिस्टम ऑफ द सेल, ये सिस्टम के सेल के अंदर भी डिलीवर करते हैं और बाहर भी। मैन्युफैक्चर्स प्रोसेसेस एंड ट्रांसपोर्ट प्रोटीन फॉर एक्सपोर्ट फ्रॉम सेल। तो ये सेल में जो ना प्रोटीन बनाते भी हैं और उसको एक्सपोर्ट भी करते हैं दूसरे पार्ट तक। कंटिन्यू विद न्यूक्लियर इन्वेलप, न्यूक्लियर इन्वेलप तक ये होते हैं, उसके साथ अटैच होते हैं। दूसरे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अपीयरेंस में बिल्कुल ये सेम होते हैं लेकिन इनमें जो होते हैं ना राइबोसोम्स अटैच नहीं होते, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लिपिड्स प्रोड्यूस करते हैं। जो रफ हैं वो प्रोटीन प्रोड्यूस करते हैं, ये लिपिड्स जो स्मूथ हैं वो लिपिड प्रोड्यूस करते हैं और कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म करते हैं और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स एंड पॉइजन्स करते हैं कि जो जिससे आप टॉक्सिक खाते हो उनको ये डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं उनकी। उसके बाद है गाल्जी ऑपरेटस। ये गाल्जी जो साइंटिस्ट का नाम है उसके नाम पर है, उसने डिस्कवर की थी। प्रोटीन पैकेजिंग प्लांट, यहाँ पे प्रोटीन आके पैक होती हैं, ठीक है। गाल्जी ऑपरेटस उन्हें पैक करता है। मॉडिफाइड प्रोटीन्स एंड लिपिड्स मेड बाय द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड प्रिपेयर्स देम फॉर एक्सपोर्ट फॉर द सेल। ये प्रोटीन्स को मॉडिफाई करती हैं, ठीक है, और लिपिड्स को जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ने बनाए हुए हैं और फिर उनको तैयार करती है ताकि दूसरी जो बॉडी है जो सेल से उनको एक्सपोर्ट किया जाए। इनक्लोजेज डाइजेस्टिव इंजाइम्स इनटू मेम्ब्रेन टू फॉर्म लाइसोसोम्स ट्रांसपोर्ट पोर्ट्स। तो ये जो होता है ना इनमें डाइजेस्टिव इंजाइम जो होते हैं जिन्हें ये रिलीज़ करके जो होते हैं वो लाइसोसोम्स ब्रेक डाउन करते हैं। अब लाइसोसोम्स क्या है? लाइसोसोम डाइजेस्टिव प्लांट फॉर प्रोटीन्स फैट्स एंड कार्बोहाइड्रेट। डाइजेस्टिव जो पार्ट है ना वो लाइसोसोम बड़ा अहम रोल अदा करता है डाइजेशन करने में प्रोटीन्स और फैट की, ठीक है, और कार्बोहाइड्रेट की। डाइजेस्टिव इंजाइम्स ब्रेक डाउन सेलुलर वेस्ट एंड डेब्रिस। तो जो चीज़ें वेस्ट होती हैं ना बॉडी में या सेल में उनको जो डाइजेस्टिव इंजाइम है ये रिलीज़ होते हैं लाइसोसोम से, तो वो उन्हें फिर ब्रेक डाउन कर देता है। ट्रांसपोर्ट अनडाइजेस्टेड मटेरियल टू सेल मेम्ब्रेन फॉर रिमूवल। तो जो अनडाइजेस्टेड जो चीज़ें हज़म नहीं होती मटेरियल उस सेल मेम्ब्रेन उन तक ये पहुंचाती है, ट्रांसपोर्ट करती है रिमूव करने के लिए बॉडी से बाहर। सेल ब्रेक डाउन इफ लाइसोसोम्स एक्सप्लोड। तो सेल टूट जाता है, सेल ख़त्म हो जाता है अगर लाइसोसोम काम करना छोड़ दें क्योंकि उसमें वेस्ट जमा हो जाते हैं। उसके बाद है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर ऑफ सेल कहते हैं क्योंकि सारी एनर्जी इसी में स्टोर होती है। बॉडी को जब एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए होती है या जब कभी भी तो ये एनर्जी प्रोवाइड करता है बॉडी को, ठीक है। मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गेनेल्स हैं दैट आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। तो ये सेलुलर रेस्पिरेशन है जहाँ पे क्या ग्लूकोज प्रोड्यूस करता है सेल एनर्जी, एटीपी जो होती है ना वो एनर्जी की करेंसी है, एटीपी वगैरह इसमें सारे स्टोर होते हैं।
एक्टिव सेल लाइक मसल्स हैव मोर माइटोकॉन्ड्रिया। तो जो जो एक्टिव सेल्स होते हैं जहाँ आपको ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है एनर्जी की, उनमें जो होते हैं वो माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होते हैं। एनिमल वैक्यूल्स अब क्या हैं? मेम्ब्रेन बॉन्डेड सैक्स फॉर स्टोरेज। तो ये वैक्यूल जो होता है वो मोस्टली वाटर स्टोरेज करता है, और बहुत सी चीज़ें जो होती हैं ना वो सैक्स होती है, थैलियाँ होती हैं जो स्टोरेज करती हैं डाइजेशन एंड वेस्ट रिमूवल, और वेस्ट रिमूवल भी इनके थ्रू होता है। मोस्टली ये कंटेन करते हैं वाटर सोल्यूशन, इनमें पाया जाता है। प्लांट वैक्यूल जो होता है ना वो लार्ज सेंटर वैक्यूल होता है दैट स्टोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स नीडेड बाय द सेल। ताकि सेल को जो चाहिए होते हैं उनके लिए जो है ना ये स्टोर कर लेता है। हेल्प सपोर्ट द शेप ऑफ द सेल, और आग ज़्यादा बड़ा होता है, पानी भी इसमें चीज़ें भी काफ़ी स्टोर होती हैं, तो ये सेल की शेप को भी मेंटेन रखता है, हेल्प करता है। क्लोरोप्लास्ट यूजली फाउंड इन प्लांट सेल्स। आमतौर पर प्लांट सेल में पाया जाता है क्योंकि ये ग्रीन कलर देता है, इसमें पिगमेंट्स होते हैं क्लोरोफिल वगैरह, ठीक है, जो ग्रीन कलर देते हैं, और फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस होती है इसके थ्रू, ठीक है, जो लीव्स में पाए जाते हैं, ठीक है। प्रोड्यूस प्लांट फूड एंड ऑक्सीजन गैस। तो ये प्रोड्यूस करता है शुगर वगैरह और ऑक्सीजन गैस वगैरह। सीलिया एंड फ्लैजेला ये होते हैं मोस्टली जो होते हैं ना प्रोकैरियोट्स उनमें, क्योंकि ये मोस्टली उन्हें देते हैं, हेल्प देते हैं लोकोमोशन में, ठीक है। एक्सटर्नल अपेंडेजेस फ्रॉम द सेल मेम्ब्रेन दैट एड इन लोकोमोशन ऑफ द सेल। तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं मोस्टली, और हेल्प करते हैं ताकि जो है ना मूवमेंट में। सिलिया आल्सो हैव टू मूव सब्सटेंस पास द मेम्ब्रेन। तो ये भी हेल्प करता है कि जो है ना सेल मेम्ब्रेन से चीज़ें कुछ अंदर सेल के ले जाएँ। सिलिया जो होता है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं दोनों। उसके बाद है सेंट्रियोल। सेंट्रियोल सिर्फ एनिमल सेल में पाए जाते हैं, ठीक है। सेल्फ रेप्लिकेटिंग है ये, इनके समझ लें अपना न्यूक्लियस है, खुद रेप्लिकेट करते हैं। मेड ऑफ बंडल्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, छोटे छोटे बहुत से ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बने होते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल जिन्हें कहते हैं। हेल्प्स इन ऑर्गेनाइजिंग सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन में हेल्प करते हैं, और ये गार्डर की तरह बिल्कुल रॉड की तरह होते हैं, और वो हेल्प करते हैं सेल की स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने में। साइटोस्केल्टन, द सेल स्केल्टन। साइटो का मतलब होता है सेल, स्केल्टन का मतलब यानी बॉडी या उसको जो सपोर्ट करते हैं। तो सेल का जो स्केल्टन है मेड ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स एंड फिलामेंट्स। इसमें माइक्रोट्यूब्यूल छोटी छोटी ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, और रेशे धागे नवार थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर फिलामेंट्स होते हैं जो हेल्प करते हैं सेल को उसकी शेप बरकरार रखने में। गिव द सेल शेप स्ट्रेंथ एंड एबिलिटी टू मूव। तो ये सेल को शेप मेंटेन रखने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि ये थोड़े रिजिड होते हैं। फिर स्ट्रेंथ भी देते हैं, उनको मजबूती देते हैं, और एबिलिटी देते हैं ताकि वो सेल को मूव हो सके सेल। तो ये सारा था आज के लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल इफ़ यू लाइक माई वीडियोज़।